Hello, everyone. A very good afternoon to all of you. Good afternoon, everyone. Shilpa, Prashant, Pooja, Nandan, Madhu, Sakshi, Honey. Good afternoon. How are you all? Is everything all right? ऑडियो वीडियो सब ठीक ठाक आप तक पहुंच रहा है? गुड आफ्टरनून रितिका, कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे जो पिछले 2 दिनों में। हाँ बिल्कुल, आंचल की पहली क्लास है। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम है, हार्दिक स्वागत, वेलकम, खुशामदीद। आइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आपकी जानकारी के लिए, अभी तक जो हमने पढ़ाई की है उसमें कोर्स स्ट्रक्चर को ढंग से समझा है। उसके बाद जो क्लास हुई थी वो एक ओरिएंटेशन क्लास थी जिसमें हमें थोड़े सब तरह के क्वेश्चन दिखा पाने मुश्किल हैं, बट अप्रोच को समझाने के लिए कुछ क्वेश्चंस किया था हमने। और उसके बाद हम थोड़ी वोकैब इंट्रो कर रहे थे, और आज से हम थोड़ा ग्रामर के पोर्शन को भी एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। क्योंकि देखो, मोटे मोटे तौर पे हमने ये बात की थी और आपको समझ में भी आई थी ये, कि भाई किसी भी भाषा के लिए ये दो पिलर्स हैं। किसी भी लैंग्वेज की बात कर लो, आपको वोकैब पे कमांड चाहिए और दूसरी कमांड चाहिए उस भाषा के व्याकरण पे, अगर आपने सीखना है सो। दीज आर द टू बेसिक पिलर्स। और जब तक आपकी कमांड इन दोनों पिलर्स पे नहीं है तब तक आपकी कॉम्प्रिहेंशन नहीं बेहतर हो सकती। तो ये खास तौर से जब आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट के एस्पिरेंट हैं और उस तरह से हम लैंग्वेज की बात करें, तो ये समझना बड़ा जरूरी है हमें। क्योंकि आपका पूरा पेपर कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर, मतलब आपकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट किया जाता है। सारे क्वेश्चंस पैराग्राफ बेस्ड हैं, पैरा सिंबल, पैरा कंप्लीशन, ऑड वन आउट, फिलर्स की इतनी सारी वैरायटीज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इवन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन भी पैराग्राफ में दिए जाते हैं। तो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग को वो चेक करते हैं। और वही बात कि दोनों के दोनों एरियाज की हमें बेसिक्स की थोड़ी समझ होनी चाहिए। तो अभी तक की क्लास में, जो पिछले वीक हमारी क्लास हुई थी, वहां पे हमने वोकैब के एरियाज को एक्सप्लोर किया था थोड़ा, जहां पे हमने वोकैब के डेवलपमेंट की बात करी थी कि वोकैब किस तरीके से आप डेवलप खुद भी कर सकते हो, मतलब याद रख सकते हो, और जिसमें रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा हिस्सा यूसेस का था, जो हम आगे अभी और एक्सप्लोर करेंगे, खास तौर से जब फिलर्स के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। और वोकैब डेवलपमेंट में हमने बात किन दो मेथड्स की थी भाई? हमने रूट वर्ड मेथड की बात की, पीआरएस मेथड की बात की, और ये समझा कि भाई इस मेथड के जरिए कितनी सारी अमीरियत आती है आपके पास। एक जड़ से बहुत सारी ब्रांचेस और सब ब्रांचेस निकलती हैं। और दूसरा जो हमने लास्ट क्लास में समझा था वो ग्रुप्स का मेथड था, जहां पे हमने चर्चा की थी होमोफोन्स और पैरोनीम्स जैसे कैटेगरीज की, ग्रुप्स की। किस लिहाज से इस बात को समझते हो कि कोई भी चीज हमें एब्सोल्यूट मैनर में याद नहीं रह सकती, हमारा दिमाग कोई ना कोई एसोसिएशन या कनेक्शन को ही याद रख पाता है। तो अगर कुछ शब्द हमें पता है और उनके सहारे हम नया शब्द सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत कारगर मेथड है। और साथ ही साथ हमें यह भी समझ आया था कि इन मेथड्स के जरिए, यानी जो हमने बात की थी होमोफोन्स की और पैरोनीम्स की, इनके इनसे आपकी वोकैब तो बेहतर होती है, साथ ही साथ एग्जाम्स में जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनसे बहुत आपको उनमें बहुत मदद मिलती है इस पर्टिकुलर मेथड से, जब हम वोकैब को डेवलप करते हैं। ग्रुप्स अभी और भी हैं, लाइक होमोनीम्स है, जिसकी चर्चा अभी करनी है मुझे थोड़ी, क्योंकि उसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। और होमोनीम्स में एक वर्ड एक ही स्पेलिंग बट मल्टीपल यूसेस होते हैं। जैसे मैं आपके अगर एग्जाम्पल के लिए दूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बात अभी करूंगा चंदन, आ रहा हूं 10 मिनट, थोड़ा सा वोकैब को का क्लोजर अच्छे से हो जाए, क्योंकि जो नए साथी हमारे जोड़े हैं उन्हें भी थोड़ा आइडिया लग जाए। तो उसके बाद हम आ रहे हैं ग्रामर पे ही। आज ग्रामर की भी बेसिक्स को समझेंगे, हम कहां पे फंसते हैं, क्या दिक्कत है, उसकी भी थोड़ी मिट्टी भुरभुरी करेंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सुने आप, ज्यादा जब मैं पूछूंगा तभी आपको जवाब देना है। हाँ जी, तो होमोनीम्स की जो एक कैटेगरी है, अगर हम बात करें तो वो किन तरह के शब्दों की होती है, जहां पे एक ही स्पेलिंग है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन मल्टीपल यूसेज है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके पास जैसे शब्द है बार, BAR। अब मैं पूछूं बार शब्द का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे यूसेस हैं। अगर कोई कहे बार एसोसिएशन, तो वो वकीलों का संगठन होता है, जानते हो आप। बार वो जगह है जहां शराब बिकती है, राइट। अगर सेंटेंस कुछ इस तरीके का है कि यू हैव रेज द बार ऑफ द परफॉर्मेंस, तो वहां बार का मतलब स्टैंडर्ड है, कि तुमने जो परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है वो ऊंचा कर दिया है।
अगर मान लीजिए आपने अपने सर्विसेज की ड्यूज को पे नहीं किया तो ये कहा जा सकता है कि यू आर बार्ड फ्रॉम द सर्विसेज बिकॉज यू डिडंट पे योर ड्यूज, राइट। तो यानी आपकी सर्विसेज रोक दी गई हैं। चॉकलेट बार भी कह सकते हैं हम, टीएमटी बार्स भी कह सकते हैं, सरिया जो होती है जो घरों में कंस्ट्रक्शन में जो यूज हो रही होती है। तो कहने का क्या मतलब, द वन स्पेलिंग बट मल्टीपल यूसेस, एंड दिस इज वन एरिया जहां से मैनेजमेंट एग्जाम्स में या बैंकिंग एग्जाम्स में हमेशा से क्वेश्चंस आते रहे हैं। मैं अगर बात करूं तो 4 तरीकों से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में मिसलिनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एसएससी के अंदर उतने नहीं होते। तो इसमें तरीका क्या है, कई बार एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, शायद आपको तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल जाए। अब जैसे मान लीजिए यहां पे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, बहुत ही आसान बेसिक सा, परेशान बिल्कुल मत होना, बस कॉमन सेंस लगा के सही जवाब देना आप। जैसे मैं कहूं कि देयर इज एनफ फॉर 3 people इन दिस कार। और दूसरा, देयर इज एनफ ब्लैंक प्लेस फॉर इंप्रूवमेंट। और यहां पे आपको 4 चॉइस इस तरह से दे दी जाएं। अगर पहला जो शब्द है आपके पास दैट इज स्पेस, दूसरा आपके पास आ जाए स्कोप, ए बी, और सी ऑप्शन है आपके पास रूम, और डी ऑप्शन है आपके पास लेट से प्लेस। और डायरेक्शन में यह लिखा होगा कि इन चारों वर्ड में से एक ऐसा कौन सा वर्ड है जो दोनों ही ब्लैंक प्लेस में सूटेबल है। तो इस तरह का जो फिलर का पैटर्न है वो देखने को मिलता है। आप शायद अपने वीओडीज भी आपको मिली हैं इस बैच से, तो आप देखोगे वहां पे इस तरह के क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न के हैं वो हमने किए हुए हैं, जो आप भी करेंगे लाइव भी इस क्लास के अंदर। वो तो बस आपके सहूलियत के लिए है। तो अब मुझे बताओ, आप एबीसीडी में से आप किसके साथ जाने वाले हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अभी यूके मिश्रा जी, देखो शुरू में सही जवाब है योगेश के, पलक के, आयुष के, राइट। फिर उसके बाद गड़बड़ होने लगे जवाब। तो अब तो खैर पढ़ना मुश्किल है, तेजी से आ रहा है। तो बात वही है कि यहां पे करेक्ट ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा है, रूम। रूम यहां पे भी सही है और यहां पे भी सही है, लेकिन वहीं पे अगर मैं पूछता शायद अलग अलग आप मुझे बताओ तो स्पेस शायद पहले में चला जाता एंड स्कोप कहां चला जाता, दूसरे में। लाइक हम कहते हैं स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, यानी गुंजाइश है तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट की। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा। तो बैंकिंग की जो वोकैब की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा कि एक वर्ड है ये उसकी हिंदी मीनिंग है, ये उसके 4 सिनोनिम है। जैसे बहुत सारे यूट्यूब सेशंस में भी आपको मिल जाता है, किताबों में मिल जाएगा इस तरीके का। तो अगर वैसे काम चल जाए तो फिर सबकी वोकैब बेहतर हो जाए। मैं बार बार ये कहता हूं कि वोकैब के मामले में आप जरूर ये समझें कि आप वोकैब डेवलपमेंट में कर क्या रहे हो, या वोकैब सीखने के लिए क्या कर रहे हो, और एग्जाम क्या पूछ रहा है। तो अगर हम एक वर्ड के साथ 4 सिनोनिम रट रहे हैं, कोई पेपर में ये पूछता है क्या कि राइट डाउन 4 सिनोनिमस वर्ड्स ऑफ दिस गिवन वर्ड? डेफिनेटली नॉट। दे आर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट कि उन सिनोनिमस वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, या उनके यूसेज में क्या डिफरेंस है, या उनके यूसेज में डिफरेंशिएशन लाओगे कैसे, कैसे लेके आओगे आप अगर एक ही तरह के मतलब के शब्द हैं। हमने शुरुआत में ही चर्चा की थी, बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े हैं तो आप पीछे की वीडियो जरूर वोकैब में देखिएगा कि कई बार एक ही तरह के, अब जैसे फिर मैं एक उदाहरण दे देता हूं। अब जैसे आपके पास शब्द है, मान लीजिए कैस्टिगेट, क्रिटिसाइज, रिप्रोच, राइट। अब सबका मतलब है आलोचना करना, जिसमें क्रिटिसाइज एक बहुत बेसिक शब्द है, एक बहुत ही बेसिक वर्ड है। क्रिटिसाइज का मतलब सभी को पता है, लेकिन हम और भी बहुत सारे शब्द जो है वो लिख सकते हैं क्रिटिसिज्म के लिए। अब आप अगर ऐसा पढ़ रहे हो वो कैब कि क्रिटिसाइज कहीं पे लिखा है और उसके साथ 4 वर्ड इस तरह से और लिख दिए जाए, तो उसका कोई फायदा होगा पेपर में? सपोज देर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिलर्स, बिकॉज एसएससी की वोकैब अलग लेवल की है, इसमें वोकैब का लेवल बढ़ जाता है, समझ अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होनी चाहिए। तो अगर आपके पास यही 4 वर्ड है मान लीजिए किसी क्वेश्चन में, और अब आपको एक वर्ड चूज करना है, डेफिनेटली एक ही चूज करना होता है ऐसे हालात में, तो भाई बाकी के 3 को कैसे एलिमिनेट करोगे आप? तो अगर आपने ये पढ़ा है कि नहीं इसके सिनोनिम है, तो उसका कोई फायदा नहीं है।
आपको ये देखना पड़ेगा दिए गए शब्दों में कॉन्टेक्स्ट का फर्क है क्या, दिए गए शब्दों में डिग्री का फर्क है क्या, दिए गए शब्दों में कॉनोटेशन का फर्क है क्या। एक ही मतलब के शब्द पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो कॉनोटेशन का फर्क है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं स्किनी भी पतला होता है, स्वेल्ट भी पतला होता है, स्लेंडर भी पतला होता है, स्लिम भी पतला होता है सब पतला होता है, तो क्या फिर अंग्रेजी में जो शब्द बनाए गए हैं वो बेवकूफ थे क्या? गेटिंग माई पॉइंट आर नॉट? तो थोड़ी सी मेहनत, मैं तरीका सिखा सकता हूं कि आपको वोकैब कैसे इंप्रूव करनी है, मैं कुछ रटवाऊंगा नहीं। और अगर आपकी आंखें खुल गई तो आप वोकैब के यूसेज में बहुत बेहतर लेवल पे पहुंच जाओगे कि हां सही शब्द का सही इस्तेमाल कर पाओ, किस तरीके का फर्क है। तो खैर हम बात कर रहे थे होमोनीम की। होमोनीम का एक क्वेश्चन का ये पैटर्न आपको दिखाई दिया। ऐसे ही 3 सेंटेंस भी वो दे सकते हैं, ठीक है, सभी में एक एक ब्लैंक प्लेस होगा और ऑप्शन में आपके पास 2-2 वर्ड होंगे। वो आपसे पूछेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका पहला वर्ड पहले दोनों में, जैसे यहां पे आपने देखा रूम दोनों में सेट बैठ गया, और जो दूसरा वर्ड है वो तीसरे सेंटेंस में है। बैंकिंग में बहुत तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं। अच्छा, जिन लोगों से गलतियां हो गई उनके लिए थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। ये देखो, रूम का मतलब यहां पे पहले वाले सेंटेंस में स्पेस क्यों है? जब आप ट्रेन में टिकट लेने जाते हैं और ट्रेन फुल है बिल्कुल, तो वहां पे क्या लिखा होता है कि इस ट्रेन में नो रूम है। तो क्या वहां रूम का मतलब कमरा होता है क्या? नहीं, वहां रूम का मतलब स्पेस होता है कि अब इस ट्रेन में कोई भी जगह खाली नहीं है, देयर इज नो स्पेस एट ऑल इन दिस पर्टिकुलर ट्रेन। तो वहां नो रूम का मतलब स्पेस ही है। और आप यहां पे यही तो कहना चाह रहे थे कि इस कार में 3 लोगों के लिए जगह है, राइट। वहीं पे अगर बात की जाए यहां पे रूम फॉर इंप्रूवमेंट की, तो रूम का मतलब गुंजाइश, यानी इसको हम कहते हैं स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। बच्चा अच्छा है, थोड़ा और इसको गाइड किया जाए, तरीका सिखाया जाए तो और बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो रूम फॉर इंप्रूवमेंट इज अ वेरी कॉमन कॉलोकेशन। देखो, एक और नया टर्म मैंने वोकैब में बताया आपको। तो वोकैब का ये जो हिस्सा है यूसेस का, वो बहुत ढंग से हमें समझना पड़ेगा, जो हम आगे समझेंगे अभी जब हम फिलर्स और क्लोज टेस्ट पे आएंगे, जब उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम होगा ना, तो वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। देखिए, तो एक क्वेश्चन टाइप तो ये हो गया जिसमें हमने 2 तरह के फिलर की बात कर ली। तीसरा क्या होता है कि वो एक वर्ड यहां पे लिखेंगे, ठीक है, उस वर्ड के साथ वो 4 सेंटेंस बना देंगे, ठीक है, और उन चारों सेंटेंस में वो आपसे पूछ लेंगे कि मुझे ये बताओ कि इस वर्ड का कौन से सेंटेंस में सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस वर्ड का कौन से सेंटेंस में सही इस्तेमाल नहीं हुआ है, right? In which sentence this word is not appropriately used. They will ask this kind of question. So definitely one word has multiple uses, यानी multiple meanings हैं उसके। और अब जैसे आपके पास मान लीजिए शब्द है फ्लैट। अब FLAT फ्लैट का इस्तेमाल आप कितने तरीकों से करते हो? कई जगह पे आप जाते हो तो वो कहते हैं दिस इज द फ्लैट रेट सर, इसमें कोई बार्गेनिंग का चांस नहीं है, फ्लैट रेट है, 100 रुपए का मिलना है तो 100 रुपए का ही मिलेगा। फ्लैट रेट हो गया वहां पे, यानी फिक्स्ड के सेंस में आ गया कि फिक्स्ड रेट है। अगर आप वहीं पे कह रहे हो योर टायर इज फ्लैट, इसका मतलब टायर की हवा निकल गई, ठीक है ना। ही बॉट अ न्यू फ्लैट, वहां फ्लैट आ गया रहने के लिए, भाई अपार्टमेंट घर। और तो अब इन 3 सेंटेंस में फ्लैट का सही इस्तेमाल है, और एक सेंटेंस ऐसा वो दे देंगे जहां पे फ्लैट शब्द का कोई करेक्ट वहां पे यूसेज नहीं होगा। तो ये भी तरीका है होमोनीम बेस्ड क्वेश्चन पूछने का। ये तीसरा तरीका हो गया। 2 तो फिलर के तरीके हो गए, 2 सेंटेंस वाले या 3 सेंटेंस वाले, इस तरीके से वो गेम खेलते हैं। एक ये तरह का टाइप हो गया आपके पास, राइट, वर्ड। और ये सब आगे आप प्रैक्टिस करोगे, होमोनीम से पूरी एक या 2 दिन की क्लास हमारी होगी, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इतने सारे वैरायटी के क्वेश्चंस हैं उस पर। तो हम अभी तो खैर इंट्रोडक्शन के फेज में हैं, समझ रहे हैं वोकैब की पूरी गणित किस तरह से सीखना है, उस सीखने का एग्जाम में कैसे फायदा होगा। और जो एक और टाइप है उसमें क्या होता है, उसमें आपको मिलेगा एक वर्ड इसी तरीके से, जैसे यहां पे मान लो जैसे फ्लैट का ही एग्जांपल ले लो। अब फ्लैट के ना वो 4 जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं वो एक कॉलम में लिखेंगे। बैंकिंग में कॉलम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, ग्रामर में भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, वोकैब में भी। तो एक कॉलम ए के अंदर वो ABCD के 4 ऐसे मीनिंग लिख देंगे, और कॉलम बी में EFGH क्या करेंगे, वो बना देंगे सेंटेंस, ठीक है। अब जैसे यहां पर जैसे मैंने अभी 3 सेंटेंस आपको बोले, तो फ्लैट के इस तरह के 4 मतलब और 4 तरह के सेंटेंस मान लो उन्होंने बना दिए। फिर वो ऑप्शन सेट करेंगे मिलान वाले। अब जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन उन्होंने इस तरह से दे दिया कि भाई पहला ऑप्शन AF है, BE है, CH है और DG है, इस तरीके से करके वो ऑप्शन बना करके आपको दे देंगे। इसमें मान लो उन्होंने A के साथ F तो दिया, लेकिन B के साथ H कर दिया, C के साथ E कर दिया और D के साथ G ही है। तो 1 2 3 4 या ABCD करके ऐसे ऑप्शन मिलते हैं।
तो ये जो ज्ञान है हमारा, ये सीधे हमें क्वेश्चन में फायदा पहुंचाएगा। तो होमोनीम भी वो कैटेगरी है जो कि एक तो वोकैब को समझने में, एक शब्द के मल्टीपल यूसेस को जानने में आपको मदद करते हैं। और एग्जामिनर यही टेस्ट करना चाहता है कि आप एक मैनेजरियल पोजीशन के लिए जा रहे हो, मैनेजर बनने वाले हो, डिसीजन मेकिंग प्रोफाइल भी होगी आपकी। तो ऐसे समय में लैंग्वेज की समझ आपकी अच्छी होनी चाहिए कि कौन सा शब्द कहां लगाना है, या उसके क्या क्या सेंस हो सकते हैं, क्या क्या मतलब निकल सकता है। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर हमने ये 3 तरीके के मेथड अभी देख लिए, ग्रुप्स देख लिए, होमोफोन्स, पैरोनीम्स और होमोनीम्स। होमोफोन्स में क्या था, सिमिलर साउंडिंग बट डिफरेंट इन स्पेलिंग और डिफरेंट इन मीनिंग। वहीं पे आपने देखा पैरोनीम्स में बेस वर्ड सेम है और थोड़ा आगे परिवर्तन होता है, शब्द बदल जाता है। एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा ले लें और कि काम चल जाएगा। चलो एग्जाम्पल ले लिया था पिछली क्लास में। अब अगली जो कैटेगरी है वो एक बता देता हूं आपको, ग्रुप वाली, उसको हम कहते हैं होमोग्राफ। अब होमोग्राफ जो होते हैं ना, इनको आप लिखते तो एक जैसे हैं, इनको लिखते आप एक जैसे हैं, बट इनका उच्चारण अलग होता है। जैसे आपके पास शब्द है LIVE, अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हो लाइव, तब तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है एडजेक्टिव। जैसे हम कहते हैं दिस इज अ लाइव टेलीकास्ट, जैसे क्लास अभी आपको लाइव मिल रही है। लेकिन इसी को जब हम बोलते हैं लिव, दैट देन इट बिकम्स व्हाट, वर्ब। इसको कहा जाता है होमोग्राफ, क्योंकि ग्राफ का मतलब राइट और होमो का मतलब एक जैसा, यानी लिखते तो एक जैसा है, बट इनको आप, इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। प्रोनाउंस अलग अलग करोगे तो मतलब अलग अलग निकल जाएगा। इसी तरीके का शब्द आपका है MINUTE। अब अगर आप इसको मिनट बोलते हो देन डेफिनेटली इट इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये मिनट हो गया। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको माइन्यूट बोलते हैं, माइन्यूट बोलते हैं, तब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो दिस इज नाउन डेफिनेटली एंड दिस इज एडजेक्टिव। माइन्यूट डिटेल्स, बारीक डिटेल जिसे हम कहते हैं। इसी तरीके से आपके पास WOUND शब्द है, या विंड भी ले सकते हो फॉर दैट मैटर। तो विंड अगर आप बोलते हो इसको, देन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स वर्ब और नाउन। नो, इट्स नाउन। विंड का मतलब हवा। लेकिन अगर आप इसी को वाइंड बोलते हो ना, अगर आप इसको वाइंड बोलते हो तब ये बन जाता है वर्ब। जैसे ये क्लास वाइंड अप होने वाली है, या वो कैब का इंट्रोडक्शन आज, बेसिक इंट्रोडक्शन आज वाइंड अप होने वाला है, तो उसको कवर करना कंप्लीट। वाइंड का भी कई तरह के सेंस में यूज होता है, इस वर्ड का भी, लेकिन उच्चारण अलग हो गया। इवन यहीं से निकलने वाला शब्द ये है आपका WOUND। अगर आप इसको वूंड पढ़ते हो, राइट, तो वूंड जो शब्द है ये नाउन भी है, ये नाउन भी है और वर्ब भी है। वूंड का मतलब घाव भी होता है और वूंड का मतलब घायल होना भी होता है, दोनों सेंस है, राइट। और उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म वुंडेड और वुंडेड हो जाता है, बचपन में पढ़ा है ना, वुंडेड सोल्जर्स, घायल सिपाही। और ये वाउंड जो है, ये अगर आप इसको वाउंड बोलते हो ना, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है, V2 और V3 ऑफ WIND। यानी जो हमने वाइंड पढ़ा है ना, वाइंड का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग भी WOUND है, बट वहां पे प्रोनाउंसिएशन वाउंड और वाउंड हो जाता है। वाइंड, वाउंड, वाउंड, और वूंड, घाव लगना, वूंड, वूंडेड, वूंडेड। तो ये इंग्लिश में बड़े इस तरह के रंग हैं। तो ये भी एक कैटेगरी है। इसका पेपर के से आपका कोई लेना देना नहीं है, बट प्रोनाउंसिएशन का डेफिनेटली लेना देना है, बिकॉज बैंक में जाने वाले हो, आपको कम्युनिकेट ही करना है, पब्लिक डीलिंग करनी है, लोगों से बात करना है, लोगों से भी, और अपने डिपार्टमेंट में भी लोगों के साथ मेल भी लिखनी है, आपको बात भी करनी पड़ेगी, तो उच्चारण हमारे सही हों। तो खैर ये भी एक कैटेगरी। ROW भी है, रो एंड राव। सो ये प्रोनाउंसिएशन में फर्क आ जाता है। रो पंक्ति हो गई, बट जब राव बोलते हैं, दिस राव, यानी जब कोई विवाद चल रहा है, कोई टसल चल रहा है, वहां पे हम प्रोनाउंसिएशन उसकी बदल जाती है। इसी कैटेगरी से एक मतलब इसी तरह से एक और ग्रुप है शब्दों का, जिसको हम कहते हैं एपोनीम्स। ये बहुत प्यारी कैटेगरी है, एपोनीम्स। अभी समय चुनाव का माहौल है और केजरीवाल साहब फिर चर्चा में थे। केजरीवाल के लिए आज से 4 साल पहले, 4-5 साल पहले हो ही गया, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने उनके नाम के पहले यह टर्म लगाया था, मैकीवेलियन केजरीवाल। मैकीवेलियन केजरीवाल। अब मैकीवेलियन शब्द को अगर आप डिक्शनरी में देखोगे तो इसका मतलब पता लगेगा आपको कि जो बहुत ही श्रूड आदमी है, जो बहुत कनिंग है, राइट, जो बहुत धूर्त है,
शातिर, इस तरह का मतलब इसका निकल के आएगा। बट अंग्रेजी में ये ऐसा नहीं कि ये किसी रूट वर्ड से पैदा हुआ है। जैसे हमारे पास तो बहुत सारे शब्द रूट से पैदा हो रहे थे, पीछे की क्लासेस में हमने देखा है। आगे भी जब क्लासेस हमारी बढ़ेंगी, क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे, तो और भी वोकैब के ऊपर क्लासेस बीच बीच में होती रहेंगी। अभी तो बस थोड़ी मिट्टी भुरभुरी हो रही है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाए इसकी गणित। तो मैकिवेलियन जो शब्द है ना, ये एक इंसान के नाम से आया जिसका नाम था निकोलो मैकिवेल। Niccolo Machiavelli, and this guy was an Italian politician in 16th century, and he was pretty much shrewd, right? तो वो अपने जगह पे, अपने समय में 16th सेंचुरी में एक धूर्त पॉलिटिशियन था, जो पब्लिक के सामने एक अलग तरह की इमेज बनाता था, कि डेफिनेटली वो उससे पॉलिटिकल गेन ले सके, पॉलिटिकल माइलेज ले सके, पॉलिटिकली फायदा उठा सके। तो अभी पीछे के दिनों में आपने, पिछले 2-3 दिनों में कुमार विश्वास का भी बयान सुना होगा। या क्या ऐसे कारण रहे कि बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे आम आदमी पार्टी के साथ, और जो अपने अपने फील्ड के बड़े नाम थे, वो सब साथ छोड़ के चले गए आम आदमी पार्टी के साथ। तो ये एक जो नैरेटिव है, एक पर्सपेक्टिव है, एक व्यू पॉइंट है, उसमें ये टर्म इस्तेमाल हुआ था अखबार के अंदर। तो अब मैकिवेलियन जो शब्द है, इसका जन्म कहां से बताया मैंने? निकोलो मैकिवेल। निकोलो मैकिवेल नाम का स्पेलिंग देखना पड़ेगा थोड़ा, CHIA है कि नहीं है, वो चेक कर लेंगे हम। सो निकोलो मैकिवेल नाम के आदमी के टाइटल से मैकिवेलियन शब्द आ गया। So this is then interesting part of vocab development as well, because there is no root word kind of science over here. It's not about etymology, but etymology तो है, शब्द का जन्म कहां से हुआ, बट ऐसे किसी रूट से नहीं हुआ है। ठीक है, अगला जो शब्द है आपके पास मैकिवेलियन के बाद, अगर आप देखें, जो कि आपको बहुत सुनाई देता है और ये भारत से ही बिलोंग करता है, जगरनॉट शब्द है हमारे पास इंग्लिश में, एक जगरनॉट। अब जगरनॉट जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? जगरनॉट शब्द का मतलब होता है अनस्टॉपेबल फोर्स, यानी एक ऐसा बल जिसे कोई न रोक सके। कहां से जन्म हुआ है? तो जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा है, वहां से इस शब्द का जन्म हुआ है। जब अंग्रेजों ने वो रथ यात्रा देखी, जो 11वीं शताब्दी से चली आ रही है लगभग, और उसमें लाखों लोगों का हुजूम 30 फीट ऊंचे रथों को 4 मोटे मोटे रस्सियों से खींच रहा होता है, और लोग पूरी तरीके से भक्ति में डूबे हुए होते हैं। कई सारे लोग उन रथ के पहियों के नीचे भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा जो जन्म है वो सफल हो गया। तो जब इस भक्तिमय भीड़ का जो फोर्स है, जब उन्होंने, अंग्रेजों ने देखा, तब उनके जबान से क्या निकला? भाई वो अंग्रेज थे, जीभ उस तरीके से थी नहीं, तो वो जगरनॉट निकला जगन्नाथ की जगह पे, बिकॉज दैट वाज एन अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ पीपल। लोगों का एक ऐसा हुजूम जिसको कोई नहीं रोक सकता, और अंग्रेजी में इस शब्द का जन्म हो गया। इसी तरीके से आपके पास एक शब्द और आता है जो कॉलेज में लड़के लड़कियां एक दूसरे के लिए बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो शब्द है शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट, राइट, या IST लगा है तो कॉमन नाउन है। अभी बस ग्रामर की शुरुआत जब होगी तो ये सब नाउन एडजेक्टिव जो दिक्कत है आपको सब दूर हो जाएगी। और शॉविनिज्म फिलॉसफी है। अब शॉविनिज्म शब्द का जन्म कहां से हुआ, इसके पीछे भी कहानी है एक इंसान के नाम की, जिसका नाम था निकोल शॉविन। निकोल शॉविन। निकोल शॉविन जो था, ये नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत ही आर्डेंट कमांडर था, स्वामी भक्त कमांडर जिसे कहा जाता है। और अगर आप स्वामी भक्त हैं तो डेफिनेटली अंधापन आ जाता है, फिर स्वामी के लिए ही सब कुछ है, बाकी कुछ सही नहीं है। तो ये जो शब्द है उसका जन्म वहीं से हुआ कि आप जिस भी आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं, और खास तौर से ये सेक्सुअल आइडेंटिटी कहलाया जाता है, कि भाई जब आप अपने जेंडर को लेकर के ये मानने लग जाएं कि हम सुपीरियर हैं और दूसरा इंफीरियर है, तो आप मेल शॉविनिस्ट उसे कहोगे। मेल शॉविनिस्ट आप उसे कह रहे होते हो कि जो पुरुषों को बेहतर माने और महिलाओं को कमतर माने। एंड समवन हु इज अ फीमेल शॉविनिस्ट विल हैव व्हाट काइंड ऑफ परसेप्शन? डेफिनेटली उसका ऑपोजिट हो गया, यानी जो महिलाओं को सुपीरियर माने और पुरुषों को इंफीरियर माने, उसे फीमेल शॉविनिस्ट कहते हैं। मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये सब कॉलेजेस में बड़ा इस्तेमाल होता है, एक दूसरे को ही इज अ शॉविनिस्ट, शी इज अ शॉविनिस्ट, ऐसा टर्म यूज करते हैं। तो इसका भी जन्म एक इंसान के नाम से हुआ। ऐसे बहुत सारे शब्दों की झड़ी है। एक और बड़ा प्यारा शब्द है मैलाप्रोपिज्म। मैलाप्रोपिज्म, तो आपको समझ में आ गया। एपोनीम्स हमारे पास वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं
जिनका जन्म, देखो एपिक के साथ जोड़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ओनीम भी अपने आप में रूट वर्ड है। ओनीम अपने आप में रूट वर्ड है, जिसका मतलब नेम होता है। तो जो नाम, जो शब्द किसी लिविंग या नॉन लिविंग, फिक्शनल या नॉन फिक्शनल कैरेक्टर के नाम से उठा लिए गए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप को हम कहते हैं एपोनिम्स। तो यहां पे मैलाप्रॉपिज्म जो है, ये मिसेस मैलाप्रॉप नाम की एक कैरेक्टर थी एक नॉवेल के अंदर, और उसके नाम के आधार पे ये शब्द का जन्म हो गया। ये मैनेजमेंट एग्जाम्स का 20 साल पुराना बहुत फेवरेट वर्ड है मैलाप्रॉपिज्म। और ये सब थोड़े से नए नए लगते हैं तो बच्चों को लगता है ये कौन सी वोकैबुलरी, कभी नहीं सुनी। इसका जन्म वहां से हुआ है। तो मिसेस मैलाप्रॉप का जो कैरेक्टर था उस नॉवेल के अंदर, वो कुछ इस तरह का था कि जब जो कहना वो चाहती थी ना, उससे बिल्कुल उलट बात कह जाती थी। और वो जिसको कहते हैं ना, अनइंटेंशनल होता था, ऐसा नहीं कि जानबूझ करके हो। इसीलिए मैलाप्रॉपिज्म का मतलब क्या हो गया, अनइंटेंशनल यूज ऑफ रॉन्ग वर्ड्स, जो कि जनरली बिल्कुल ऑपोजिट मतलब रख लेता है, या मतलब अलग ही मतलब है उसका। जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप इंटेंड कर रहे हैं, वो सामने वाले तक नहीं पहुंच रहा, तो उसे हम कहते हैं मैलाप्रॉपिज्म। सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, सब मिल जाएगा। अभी थोड़ा धैर्य रखो आप। आपको लग रहा नहीं सर प्लीज सब दे दो, ऐसे ही सब दे दूंगा, धीरे धीरे तक आप तक पहुंचेगा। जो लोग आज पहली क्लास में, उन्हें थोड़ा और धैर्य से सुनना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का लिंक आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। कोशिश ये करेंगे आप, जैसे आज से तो बिल्कुल नया होगा, वैसे 4 बज गए हैं, मैं फिर ग्रामर आज शुरू कर रहा हूं। वैसे ग्रामर शुरू करें, आज वोकैब पे ही चर्चा करें, कल से करें, क्या कहते हो आप? मैलाप्रॉपिज्म मिसेस मैलाप्रॉप के कैरेक्टर के नाम से आया, ये नॉवेल की कैरेक्टर थी। वैसे अगर इस शब्द में रूट वर्ड आप देखोगे, आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, मैल का मतलब बैड होता है, और अप्रॉप का मतलब क्या होता है, जो सही हो। वहीं से तो आप बचपन से पढ़ रहे हो, एप्रोप्रिएट वर्ड्स, यानी जो शब्द सही ना हो, जो गलत हो। तो ये रूट वर्ड से ही कैरेक्टर का नाम बन गया होगा, ऐसे भी देख सकते हो आप, रूट वर्ड से ही कैरेक्टर का नाम बन गया होगा। और मैलाप्रॉपिज्म का ये मतलब हो गया। इसका एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण मिलता है कॉफी विद करण सीजन 3। बस ठीक है, ठीक है। वोकैब ग्रामर, वोकैब ग्रामर, चलो आएंगे, अभी खत्म हो जाएगा तो फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो कर रहे हैं उसको छोड़ के तो भाग जाएंगे ना, कहीं ट्रेन तो पकड़नी नहीं है, चीजें आराम से बिल्ड करनी है। तो सर ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, कभी सुना नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ध्यान से सुनो, समझो आप इसको। हाँ, तो कॉफी विद करण सीजन 3 में सैफ अली खान और करीना कपूर आए थे, और उस समय शायद उनकी शादी नहीं हुई थी अभी। आपको यूट्यूब पे वो वीडियो मिल जाएगा। और सैफ अली खान ने करीना कपूर के लिए कहा कि वो मैलाप्रॉपिज्म की शिकार है, उन्हें बोलना कुछ और होता है, बोल कुछ और जाती हैं। अगर इन्हें यह कहना है कि दिस इज अ क्विंटेसेंशियल ट्रेट ऑफ ए हीरोइन, क्विंटेसेंशियल का मतलब जो इसेंशियल है, जो प्री रिक्विजिट जिसे हम कहते हैं, जो प्री रिक्वायर्ड है, तो ये क्विंटेसेंशियल की जगह पे बोल देती हैं क्विंटेस्टाइनल। अब सैफ अली खान साहब नवाबी खानदान से आते हैं, पढ़ाई लिखाई का एक्सपोजर उनका अच्छा है। वैसे भी सैफ अली खान के बारे में आप पढ़ते होगे, बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक है उनका। कपूर खानदान में पढ़ने का कोई खास उतना कल्चर तो रहा नहीं है। सो एनीवे, तो वो चीज एक कि क्विंटेसेंशियल बोलना है, और उसकी जगह पे आपके जबान से निकल जाए क्विंटेस्टाइनल। तो क्विंटेसेंशियल का मतलब तो हो गया जो इसेंशियल है, जो जरूरी है, जबकि क्विंटेस्टाइनल का लेना देना इंटेस्टाइन से है, आंतों से है, उसका इसेंशियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी गलती, या आप कुछ और, जिसको हम स्लिप ऑफ टंग भी कह रहे होते हैं, जैसे कुछ और शब्द हैं। एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल, हाँ, जैसे आपने मान लो ये कहना है कि आप बीमार थे, आपको फीवर था, और वो फीवर दूर हो गया, फीवर चला गया, बुखार खत्म हो गया आपका। तो आपने कहा कि माय फीवर गॉट एलिविएटेड। एलिविएशन का मतलब एलिविएट कर दिया आपने, वो भाग गया बुखार। और आपने कह दिया माई फीवर गॉट एलिवेटेड। तो एलिवेट करने का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ जाना, यानी बुखार बढ़ गया। तो आप कहना चाह रहे थे कि मेरा फीवर खत्म हो गया, दूर हो गया, और आपकी जबान से निकल गया कि मेरा फीवर बढ़ गया, क्योंकि दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग। लिख भी देता हूं मैं, जैसे आपने क्या बोल दिया, एलिवेटेड, और आपको बोलना क्या था, आपको बोलना था एलिविएटेड। तो इस तरह की जो स्लिप ऑफ टंग होती है, जहां आप कुछ और शब्द यूज कर जाते हैं जिसकी जरूरत नहीं थी, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड मैलाप्रॉपिज्म। तो ऐसे बहुत सारे क्विक्सोटिक शब्द है, डॉन क्विजोट के नाम से आया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं इन शब्दों के पीछे।
राइट, तो आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। अगेन ये वोकैब डेवलपमेंट का हिस्सा है। अगर एग्जाम के हवाले से बात करोगे, ठीक है, शब्द को याद रखना बड़ा जरूरी है, आपके पास जानकारी रहे, बट सीधा इनसे क्वेश्चन ऐसे आएगा एज सच वो जरूरी नहीं है। बट हम बात क्या कर रहे थे, हम बात शुरुआत से कर रहे हैं वोकैब कैसे याद रहे। आपने वही समस्या बताई थी जब मैंने पूछा था कि सर शब्द याद रहते ही नहीं, आगे का तो छोड़ दो, पढ़ाओ यूसेज विसेज वो तो हमें लगता है कि वो तो होगा ही नहीं कभी हमसे, हमें तो याद ही नहीं रहते सर। तो हम उसी समस्या का समाधान इतने दिनों से कर रहे हैं कि भाई एक रूट के जरिए आपको इतने सारे शब्द याद रहेंगे, ग्रुप के जरिए याद रहेंगे, प्लस इनका सीधा सीधा फायदा हमें पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, आइए थोड़ी सी बात अब यूसेज की भी कर लेते हैं, जो दूसरा हमारा विंग था जिसकी चर्चा आज भी हमने की थी, यूसेज वाली, कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। देखो आपके पास मैं ये अगर शब्द लिखूं इधर, पहला शब्द है असेंट, दूसरा शब्द है कंसेंट, तीसरा शब्द है एक्सीड, चौथा शब्द है कंसीड, पांचवा शब्द है कॉन्सोनेंस। पहले तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि अगर इन शब्दों में से कितने शब्दों का मतलब आपको पता है। फिलेंडरर याद रह गया? हाँ, एलिवेट से ही एलिवेटर बना है। कितने शब्दों का मतलब है? तो ध्यान से समझना, ये जो एस्पेक्ट है, अभी तक तो हम याद रखने की बात कर रहे थे कि रूट वर्ड से कनेक्शन डेवलप होता है, जिसको आगे भी हम करेंगे बीच बीच में सेशंस, और दूसरा ग्रुप का मेथड, क्योंकि ग्रुप से दिमाग एक कनेक्शन बना लेता है। लेकिन वो सब करने के बाद अब जब एक्चुअल चैलेंज आएगा हमारे पास क्लोज टेस्ट और फिलर्स का, जहां पे हमें मिलते जुलते शब्दों में से किसी एक का चुनाव करना होगा, तो ये सवाल हमें खुद से पूछना है ना फिर, do I have any mechanism or any tool with the help of which I can segregate those synonymous words? तो कई बार जवाब आते हैं कि नहीं, किसी का मालूम नहीं। एक का मालूम है, दो का मालूम है, तीन का मालूम है। बात समझ में आ रही है? मंजूरी लेना, हां बिल्कुल। रवि धैर्य रखो बेटा, ग्रामर पे पहुंचेंगे, अभी कूद कूद के नहीं ना पढ़ेंगे, हर चीज सिस्टमेटिक चलती, धैर्य के साथ पढ़ो थोड़ा। पेपर में जो आएगा वही पढ़ाया जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि कुछ भी होगा यहां पे। जिस एरिया का जितना ज्यादा इस्तेमाल है, कई बार ऐसा देखा गया है कि पेपर में कोई ग्रामर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आता किसी किसी सेट में। तो थोड़ा मेंटेलिटी के साथ यहां पे ढंग से पढ़े। ग्रामर तो आप वैसे भी पढ़ते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, मेरे भी बैच में पढ़ते हो आप, फाउंडेशन बैच जो करियर विल ऐप पे आता है, हर जगह हम डिटेल्ड मैनर में पढ़ते हैं, यहां भी पढ़ेंगे, उसकी चर्चा पहले ही हुई है। आपको बता दिया है मैंने कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, फिर वो सवाल क्यों पूछते हो कि इस पे समय पूरी क्लास का खराब हो। जो सबसे पहली क्लास हुई थी जिस दिन, उसी दिन सारे टॉपिक लिखे थे मैंने ग्रामर के, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे ग्रामर प्राइमर कराऊंगा, तो फिर परेशान हो गए। धैर्य रखिए रवि बाबू। हाँ जी, देखिए अब ये सारे के सारे जो शब्द है ना, इनका लेना देना अग्रीमेंट से है, सहमति से है। अब जैसे आपने लिखा मंजूरी लेना, मंजूरी लेना का मतलब क्या है कि दूसरा उसके लिए अलाउ कर रहा है। अब सपोज you encounter with all these 5 words in a particular question, how will you differentiate these words? इनको कैसे आप अलग करोगे? तो उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट की समझ की बहुत जरूरत होती है कि क्या उसमें कॉन्टेक्स्ट है। असेंट का मतलब होता है ऑफिशियल अग्रीमेंट, ऑफिशियल अग्रीमेंट। प्रेसिडेंट हैज गिवन हिज असेंट टू दिस न्यू बिल, यानी राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी है। जब किसी आधिकारिक पद पे बैठा व्यक्ति किसी चीज के लिए अपनी सहमति देता है, तो वहां पे हम असेंट लगाते हैं, तो ये ऑफिशियल अग्रीमेंट है। अब ऐसे ही आपके पास शब्द है कंसेंट, आप में से कुछ लोगों ने लिखा उसके बारे में। तो कंसेंट कैसे हम यूज करते हैं? ये आप यूज तब करते हो जब आप अग्री टू परमिट होते हो। जैसे स्कूल के दिनों में वो क्या कहते थे कि पेरेंटल कंसेंट लेके आओ, इस लेटर पे पिताजी का माताजी का साइन करा के ले आओ कि हम तुम्हें ट्रिप पे अगर ले जा रहे हैं तो उनकी अनुमति है। तो बिल्कुल किसी की जब आप मंजूरी लेते हैं कि हाँ उस बात के लिए वो सहमत है, या ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन
जब ले जाते हैं डॉक्टर तो घर वालों से कंसेंट लेटर पे साइन कराते हैं। अग्रीमेंट वहां भी है ना, सहमति है उनकी, लेकिन सहमति का कॉन्टेक्स्ट अलग है, वहां अलग है असेंट में और कंसेंट में अलग है। तो दैट इज वाई अगर हमने सिर्फ सहमति शब्द रट लिया या ये ध्यान में रख लिया कि सब सिनोनिमस हैं तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी फिर वहां पे। तो दैट्स वाई ये डिफरेंसेस हमें जानने बहुत जरूरी कि कौन सा वर्ड कहां लगता है। अब एक्सीड शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये कैसे यूज होता है? आज देखिए फैसला आया है आपकी क्लास से जस्ट पहले, लालू यादव को एक और मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। सजा खैर चल रही है और वो इतनी सारे केसेस हैं, 4-5 केसेस, तो उनके अलग अलग जो सजाएं हैं मिल करके उसकी सजा होगी। खैर सजा वो वाला बात का हिस्सा है, डिस्कशन का, लीगल मैटर है। बट अब मान लीजिए उन्होंने क्या कहा है कि अब हम, ये सीबीआई के स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है, हम जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आगे जाएंगे जो लीगल प्रोसेस है, बड़े कोर्ट में जाकर के इस बात के लिए दलील रखेंगे कि भाई उनके स्वास्थ्य कारणों का ध्यान रखा जाए, ऐसा वैसा जो भी है। अब जब वो कोर्ट में जाकर के आर्गुमेंट करेंगे जूरी के सामने, जज के सामने, तो जज के लिए अगर जज ने सहमति ले ली, उनकी बात पे सहमत हुए और वो जैसा चाहते हैं वैसा किया, तो वहां पे वर्ड आएगा एक्सीड, और अगर नहीं किया तो डिड नॉट एक्सीड आएगा, राइट? सो द जज डिड नॉट एक्सीड टू द रिक्वेस्ट और डिमांड ऑफ द लालू प्रसाद यादव पार्टी, जो एडवोकेट की जो उनकी टीम है। तो एक्सीड का इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? एक्सीड का इस्तेमाल होता है जब आप अग्री टू रिक्वेस्ट और डिमांड करते हैं, यानी सामने वाला अगर कुछ आपसे निवेदन कर रहा है या कुछ मांग कर रहा है और आप उसकी मांग से, उसके निवेदन से अपनी सहमति जता रहे हो, देन दैट इज कॉल्ड एक्सीड। अब देखो यहां पे कंफ्यूजिंग वर्ड भी आ जाएगा। एक्सीड का मतलब तो अग्री टू अ डिमांड और रिक्वेस्ट हो गया, बट एक्सीड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज एक्सीड कर जाए, यानी अपनी सीमाएं लांघ जाए, और वो कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी होमोफोन्स की। एक्सीड और एक्सीड, दैट्स अ डिफरेंट वर्ड ऑल टुगेदर, तो उसको कंफ्यूज नहीं करना है हमें। कंसीड, मुझे बताएंगे आप एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसीड? गौरव पूछ रहे हैं परमिशन और कंसेंट का मीन सेम? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। परमिशन, जब आप परमिट, यहां पे क्या लिखा है, पूरी बात पढ़ो ना, अग्री टू परमिट। परमिशन आपका नाउन है, परमिट वर्ब है, यानी किसी को कोई काम करने के लिए अनुमति देना। वेरी गुड। एडमिट करना, हाँ योगेश लिख रहे हैं एडमिट करना, एक्सेप्ट करना। कैसे एक्सेप्ट करना और एडमिट करना? तो क्या ये एडमिट करना अभी कॉलेज एडमिशन में भी हो जाएगा क्या? नहीं, वहां नहीं होगा। ये देखिए कंसीड का इस्तेमाल ये क्रिकेट में बहुत होता है। कंसीडेड डिफीट, ये शब्द सुना है कि नहीं? हाँ वेरी गुड कुंदन, एक्सेलेंट, मैं वहीं ले जाना चाह रहा था। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं ना, बॉलर कंसीडेड 34 रन्स, बॉलर कंसीडेड 34 रन्स, इज इट करेक्ट? कंसीडेड डिफीट कई बार इस्तेमाल होता है, जैसे कोई भी दो पार्टी के बीच में, अभी जैसे चुनाव चल रहा है, एक पार्टियां दूसरे पार्टी के खिलाफ, मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी के खिलाफ क्या बोलेंगे? कि भाई हम बेहतर है, वो कमतर हैं, हम जीत रहे हैं, ऐसा है वैसा है, माहौल ऐसा है, और फिर बाद में जब हार जाएंगे तो कंसीडेड डिफीट। तो कंसीड का इस्तेमाल आप उस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कि जब पहले किसी चीज को आप मानने से इनकार कर दें, ठीक है, पहले आपने उसको मानने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिर से जिस चीज को इनकार किया था फिर उसको मान लें आप, तो वही है कंसीडर डिफीट का। वही मतलब है कि डिफीट को एक्सेप्ट करना, लेकिन कोई आदमी डिफीट को तुरंत थोड़ी एक्सेप्ट करता है। पहले तो आप ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि नहीं नहीं हम कमजोर हैं, तो आप लड़ने जाते हो, प्रोसेस में उतरते हो, और फिर जब हार जाते हो तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। सो दैट इज वाई, नहीं यूके मिश्रा जी, यहां पे जरूरी नहीं कि हर बार देखो एक प्रेफिक्स का भी इंग्लिश में बड़ा मतलब है, एक ही प्रेफिक्स के कई सारे मतलब है। मैंने थोड़ा सा इशारा आपको किया था, जो री वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है ना? री का मतलब अगेन भी था, री का मतलब बैक भी था। तो हम ये नहीं कह सकते, ये सब चीजें क्यों सिखाई थी? क्योंकि ये सब दिक्कतें आगे आने वाली हैं। अब ओ बी प्रेफिक्स है हमारे पास, कहां कहां लग रहा है? ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्विएट, ऑब्फस्केट, ऑब्ड्यूरेट, बट ये थोड़ी कि ऑब हर जगह नेगेटिव ही है। तो ओबी का मतलब नेगेटिव होता है, बट कुछ और सेंस में भी लग सकता है।
ठीक है ना। तो हर जगह उसको हम लगाए, आपकी कोशिश बहुत अच्छी है यूके मिश्रा जी। सी डी लगा हुआ है, वो सी डी भी अपने आप में रूट वर्ड है, और वहीं से शब्द आता है आपका कंसी, सॉरी, प्रिसीड, प्रोसीड, रिसीड, बहुत सारे शब्द है। सो रिसीडिंग हेयर लाइन्स, री का मतलब बैक, जब पीछे की तरफ ये आगे से बाल कम होने लगते हैं लोगों के, माथा चौड़ा होने लगता है, तो उसको कहते हैं रिसीडिंग हेयर लाइन्स। री का मतलब बैक, और सी डी आ गया वहां रूट वर्ड कि आपके बाल पीछे जा रहे हैं अब। तो कंसीड का मतलब ही एक्सेप्ट और अग्री टू समथिंग आफ्टर डिनाइंग दैट फर्स्ट। तो जिस चीज से आप मना कर रहे थे, इनकार कर रहे थे, नहीं तैयार थे एक्सेप्ट करने के लिए, जब उस पर कर लेते हैं तो वहां हम कंसीड लगाते हैं। और अगला शब्द हमारे पास है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस बड़ा प्यारा शब्द है। कैसे यूज होगा इसके लिए एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, और फिर आपको जिंदगी भर ये याद रहेगा। जैसे कहा जाए, योर काउंटेनेंस, योर काउंटेनेंस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस with your words. Right. Now this is the sentence. क्या लिखा मैंने? Your countenance. अब देखो एक नया शब्द और आपको मिल गया। Countenance का मतलब होता है facial expression. Facial expression यानी आपके चेहरे के जो भाव हैं। So your countenance is not in consonance with your words. यानी तुम्हारे जो चेहरे के भाव हैं वो तुम्हारे शब्दों के साथ अग्रीमेंट में नहीं है, हार्मनी में नहीं है, इन अकॉर्डेंस में नहीं है। तुम बोल कुछ और रहे हो और तुम्हारा चेहरा कुछ और बयां कर रहा है। देयर इज अ सेंस ऑफ डाइकॉटमी आउट देयर, राइट। सो दैट इज द यूसेज ऑफ द वर्ड कॉन्सोनेंस। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इन अकॉर्डेंस, यानी एक अग्रीमेंट होना चाहिए। वहां भी तो है कि भाई तुम्हारा चेहरा कुछ और बयां कर रहा है, जबान कुछ और निकल रही। बिकॉज इन कम्युनिकेशन, आपने शायद ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं कोई भी कोर्स किया हो, कम्युनिकेशन के बारे में एक आध सेमेस्टर में जरूर पढ़ाया जाता है। तो ये बार बार ये बताया जाता है। अभी मेरा भी जो बैच आया था वो स्पोकन इंग्लिश का सच कुछ नहीं था। स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें, इंटरव्यूज, जीडी के लिए, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ पढ़ाया मैंने उसमें भी। तो बॉडी लैंग्वेज का जो रोल है वो टोटल कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा होता है। इवन ये कहा भी जा रहा होता है कि जो शब्दों का योगदान है वो शायद सिर्फ 8% है। द काइंड ऑफ वर्ड यू यूज इन कम्युनिकेशन दैट प्लेज हार्डली 7 to 8% रोल इन द टोटल कम्युनिकेशन, राइट। द वे यू आर स्पीकिंग, right, the how is playing more important role, like your tonality, what kind of tone you have, the kind of words you are using, जो connotation आप यूज कर रहे हो, उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है। और उससे भी ज्यादा आप 55 to 60% के आसपास, वो सब अलग अलग है, वर्ड, टोन, दिस दैट, जो हमारे नॉन वर्बल क्यूज हैं, यानी जो हमारा बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, हैंड का मूवमेंट किस तरीके का है आपका, वो आपके बारे में बहुत कुछ बयां कर जाता है। वी हैव लॉट ऑफ मसल्स इन आवर फेस, 70, अगर नंबर में बात करें, वी हैव अराउंड 70 मसल्स इन आवर फेस दैट कैन क्रिएट 7,000 काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन। और इतने ज्यादा हम एक्सप्रेसिव हैं। तो कई बार जब आप, जैसे आप कंफ्यूजन में रहते हो, या मान लो इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप हिले हुए हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है आपका, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर होता है ना, फिजिटिंग शुरू हो जाती है, कंपन शुरू हो जाएगी, आवाज में कंपन, बॉडी में कंपन, पैर हिल रहा है, कान गर्म हो रहा है, गालों में लाली आ रही है। सो ये सब कुछ होने लग जाता है, और जो बता देता है कि नहीं ये इंसान हिला हुआ है, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो खैर, तो वही चीज है कि जो आप बोल रहे हैं और जो आप हैं उसमें कोई मैच नहीं दिख रहा, कोई समानता नहीं दिख रही, कोई अग्रीमेंट नहीं है आपके बॉडी लैंग्वेज में और आपके बयान में, राइट। सो इन अकॉर्डेंस या इन हार्मनी जिसे हम कहते हैं। तो ये देखिए सारे के सारे शब्द किससे संबंधित थे? अग्रीमेंट से ही तो थे। लेकिन अगर कोई ऐसे रट ले कि अग्रीमेंट के लिए ये 5 सिनोनिम है, मैंने आंख बंद करके आज रटा है, कोई यूट्यूब पे सेशन किया था या किसी किताब से रटा है, भाई मेरे ज्ञान चक्षु खोलो अपना।
डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखने जा रहे, ये सब वनडे एग्जाम्स हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू में से एक चूज करना है, और एक चूज करने की ताकत तभी होगी जब उनके बीच के डिफरेंसेस आपको पता होंगे। तो यहां पर जिस पैरामीटर पे हम डिफरेंसेस देख रहे थे वो पैरामीटर था कॉन्टेक्स्ट, और ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के आधार पर कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जैसे हमारे पास बोलने के लिए बहुत सारे शब्द हैं, और अगर मैं बात करूं कम बोलने के लिए तो हमारे पास वर्ड है लैकोनिक, टैसिटर्न, टैसिटर्न और रेटिसेंट। ये तीन शब्द हैं जो कम बोलने वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप में से कितने लोगों को इन शब्दों के बारे में जानकारी है? Where can I find your spoken English batch? That will be available, I think, from the 1st of March, and that would be the VOD batch, recorded batch, because I do not have that much time इतने सारे लाइव लेके आना। अभी आप देख ही रहो, अभी इंग्लिश मीडियम बैंकिंग स्पेशल बैच भी प्लान है नेक्स्ट मंथ के लिए। दैट विल बी टोटली इन इंग्लिश, चाहे कोई भी एरियाज हैं हमारे, तो एक बैच हम वो भी लेके आएंगे। तो लेकिन उसकी वीओडी मिल जाएगी, और डेफिनेटली वो तो आपको देखने, सीखने और समझने वाला काम है। अब मुझे, हम देखो यूके मिश्रा एक भी नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, तो यही समझाने की कोशिश कर रहा था मैं कि ये पता होना आपके लिए बड़ा जरूरी है जो हम यहां बात कर रहे हैं। और करियर वेल, अभी राकेश सर ने भी इस बैच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था, आई थिंक 3-4 दिन पहले। वो आरवाईपी पे भी वीडियो पड़ी थी, मेरे चैनल पे भी पड़ी थी, और राकेश सर ने भी बताया कि करियर वेल शुरू करने वाला सबसे पहला फैकल्टी मैं था। राकेश सर ने ये कहा था कि सर इसको शुरू करते हैं, एक प्रयोग के तौर पे देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है, और मेरे पहले ही बैच में बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, और फिर चीजें बढ़ती गई, और अब करियर वेल ऐप इतना बड़ा हो गया है। सर तो खुद 2019 में आए थे, 2018 अक्टूबर से, और मेरे ख्याल से जो मेरा पहला वोकैब स्पेशल बैच आया था, मुझे भी नहीं याद है, शायद कोई अगर पुराना स्टूडेंट हो तो उसे याद होगा, या तो दिसंबर में आया था 2018 के, या नवंबर या 19 के जनवरी में आया होगा। तो उसके बाद से वोकैब स्पेशल बैचेस की शुरुआत हुई, क्योंकि आई कम फ्रॉम कैट बैकग्राउंड, और कैट और जीमैट नेशनल इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, और वहां पे वोकैब की एक अलग समझ चाहिए। एसएससी वाला बच्चा सबसे निचले स्तर पे है, वो बेचारा रटने के मामले पे है बिजी, और जहां से मैं आया था वो जो टफेस्ट एग्जाम है एशिया का, वहां से आया था पढ़ा करके, तो मेरे पास था ज्ञान थोड़ा, और जो मुझे चाहिए था कि स्टूडेंट को दे पाऊं। अब मैं सब इंग्लिश स्पेशल में ही देना मेरे लिए बड़ा, उसके भी अगर बच्चा भी परेशान हो जाता है कि सर इतना ज्ञान कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा है, तो बच्चों को पहली बार ये सब चीजें समझ में आनी शुरू हुई कि वोकैब रटने से अलावा कुछ और गेम है। और ये आदमी जो बात कर रहा है, ये तो वही बात कर रहा है जो मेरी समस्या है, कि अगर मैं थोड़ा होश में पढ़ाई करना शुरू करूं तो मुझे इसी तरह के चैलेंजेस वहां पे देखने को मिलेंगे, कि एक ही मतलब के शब्द हैं लेकिन उनमें फर्क है। अब इसमें कॉन्टेक्स्ट का क्या फर्क है? लैकोनिक का इस्तेमाल आप कहां पे करते हैं? लैकोनिक का आप इस्तेमाल वहां पे करते हैं जहां पे लेस स्पीकिंग होती है बट मोर सेंस होता है, बट सेंस ज्यादा है। मुझे लगता है ना, एक आया था बैच वोकैब स्पेशल 10, वो 70 घंटे का बैच था, बस सिर्फ वोकैब को लेकर के, और उसमें नीचे से लेके ऊपर तक हर तरह के क्वेश्चन। लेस स्पीकिंग मोर सेंस, ये भी शब्द पता है आपको? अभी हम बात कर रहे थे ना एपोनिम्स की, ये भी शब्द एक लैकोनिया प्रांत के राजा के नाम से आया है। अब वो किस देश में था वो सब बाद में बात करेंगे। तो लैकोनिया नाम था, जैसे राज्य होता है, स्टेट होता है, तो वहां के राजा थे वो, और उनको किसी, जो उनका दुश्मन था, मतलब राज्य रहा होगा, उसने ये बुलावा भेजा कि भाई अगर तुम्हारे ऊपर हम हमला कर दें, ऐसा संदेश उनको भेजा कि अगर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर दें तो तुम्हारा क्या होगा तुम जानते हो? और उन्होंने उसके संदेश वाहक को जवाब में लिखा इफ। उसने क्या लिखा, अब ध्यान से सुनना, अगर हम तुम्हारे ऊपर हमला कर दें तुम्हारा क्या होगा। अगर लगा है ना, अगर लगा हुआ, यदि, इफ वी अटैक यू व्हाट विल हैपन टू यू। और उसने जवाब में क्या लिखा, सिर्फ इफ। तो भैया पहले हमला तो करो, ये दिवा स्वप्न क्या देख रहे हो, डे ड्रीमिंग, हमला तो करो। तो उसके जवाब, मतलब ये खतरनाक है, पहले करके तो देखो भाई। सो इतना कम बोलना और कम बोल करके बड़ी बातें पहुंचा देना, दैट इज कॉल्ड लैकोनिक। वो उसी से आया लैकोनिक शब्द। ये वर्ड पॉजिटिवली भी यूज हो जाता है, नेगेटिवली भी यूज हो जाता है। जैसे हमारे देश में भी पत्र लिखने की जो परंपरा थी, ये सब जो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है तो बाद में आए हैं।
अदरवाइज पत्र लिखते थे पहले और उसमें लास्ट में लिख देते थे लोग कम लिखना ज्यादा समझना, क्योंकि सब लिखा नहीं जा सकता, तो ये कहा जाता था। तो वही है, कम लिखना ज्यादा समझना, कम शब्दों में बड़ी बातें कह जाना। इस उस कहने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? लैकोनिक स्पीकर कहते हैं, राइट। सो जैसे आपके पास कई बार लैकोनिक टाइटल्स के ऊपर लिखने के लिए आता है, और इस बार यूपीएससी मेंस के अंदर जो एसे लिखने के लिए आया था, उसमें से तो 3-4 टॉपिक थे ना चूज करने के लिए। 3-4 तो मेरे एडिटोरियल डिस्कशन में आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, जो कि सैटरडे वाले मैं करता था, जो आपके स्पीकिंग ट्री वाले आते हैं, या मेरे ग्रामर प्राइमर में भी आपको 1-2 सेंटेंस मिल जाएगा जो कि टॉपिक दिया गया था। अब उसमें जैसे मैं एक सेंटेंस ऐसा बोलूं आपके लिए कि समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, दिस इज वन सेंटेंस, एक्सप्लेन दिस सेंटेंस, या राइट डाउन एन एसे ऑफ 500 वर्ड्स। इस सेंटेंस के ऊपर एक 500 शब्दों का आप एसे लिखिए। क्या लिखेंगे आप? सेंटेंस को दोबारा बोलता हूं, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। कोई चीज जो हर जगह मौजूद है वो कहीं मौजूद नहीं है। अब एक आम दिमाग जिसका एक्सपोजर उतना अच्छा नहीं, वो कहेगा ये क्या कहना चाह रहे हो, ठीक ठीक लगा लो एक बार, कहना क्या चाहते हो। तुम एक तरफ कह रहे हो समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई चीज जो हर जगह मौजूद है, इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर, वो कहीं मौजूद नहीं है। तो ये जो फिलोसॉफिकल लाइंस होती हैं जिनमें फलसफा छुपा होता है, वो लाइनें ऐसी होती। कई बार वो जो दोनों पार्ट हैं एक सेंटेंस के, आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बट अगर आप थोड़ा सोचना शुरू करें तो काफी आप लिख सकते हो। गॉड को हम क्या बोलते हैं? ऑमनी प्रेजेंट। तो गॉड आपको कहीं एक जगह पे नजर आता है क्या? जो हर जगह है वो कहीं नहीं है। यहां पे पूरा बोर्ड ये व्हाइट व्हाइट है, अगर मैं फिर व्हाइट ही से लिखूं तो आपको नजर आएगा क्या कि हर जगह व्हाइट व्हाइट है? लेकिन वहीं पे जब मैं ब्लैक से लिख रहा हूं तो आपको नजर आ रहा है। तो समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। अब व्हाइट ही हर जगह मौजूद है, मैं फिर उसमें व्हाइट डालूं तो वो दिखाई नहीं देगा। अब मैं यहां पे मौजूद हूं क्योंकि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं, तो मैं शायद कहीं और नहीं होऊंगा ना। तो वो हम इस सेंस में हम यूज करते हैं कि समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। या ऐसा भी सेंटेंस हो सकता है, समथिंग दैट हैज ऑल द कलर्स डज नॉट हैव इवन अ सिंगल कलर। जिसके पास हर तरह के रंग हो, उसके पास कोई एक रंग नहीं होता। आप किसी एक रंग से नहीं पहचान सकते उसको। अब ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है भाई। व्हाइट लाइट जो सूरज की किरण आती है उसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, हम प्रिज्म से गुजारते हैं, हमें वो विबग्योर मिलता है, एंड वी डू नो दैट दैट विबग्योर इज व्हाट? दैट इज द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। मीन्स व्हाट? इन ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम, हमारी आंखों से दिखने वाले ये जो लाखों रंग हम देख पाते हैं, वो उन्हीं 7 रंगों के परमिटेशन कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन उन 7 रंग और हमारी आंखों से दिखने वाले ये जो हजारों लाखों रंग हैं, इनका जो स्रोत है, जो मालिक है, जहां से उनका जन्म हुआ, उसके पास कोई रंग नहीं है। तो समथिंग दैट हैज ऑल द कलर्स डज नॉट हैव इवन अ सिंगल कलर। हम तो गरीब लोग हैं, अपना एक रंग उठा लेते, मेरा लाल है, मेरा हरा है, मेरा पीला है, और अपने अपने एक एक रंग को लड़ करके अपनी ईगो को बड़ा करते हैं, फिर कहते हैं मेरा रंग बड़ा है, तुम्हारा रंग छोटा है। यहां रंग मैं आइडेंटिटी के लिए बोल रहा हूं। दुनिया भर में जो टसल चल रही है, हम मजबूत हैं, हम अच्छे हैं, हम बहादुर हैं, तुम कमजोर हो, तो ये जो लड़ाई है, अब देखो कितनी बड़ी फिलॉसफी सूरज के प्रकाश के जरिए। तो जो अब देखो यूपीएससी के में आया था ना, ये आप लीडरशिप पोजीशन के लिए जा रहे हैं, आपकी समझ कितनी है, कितना आप डिकोड कर पाते हैं। या जीडी के लिए जब कैट के एस्पिरेंट्स को तैयार करते थे, तो कुछ जो बड़े हमारे लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे जीडी का लेवल टफेस्ट होता है, वहां पे कई बार वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक देते हैं जीडी के लिए। अब आपको तो आदत है जीडी की अगर सुनने की, तो एजुकेशन पे बोल दो, रिजर्वेशन पे बोल दो, करप्शन पे बोल दो, ये तो एवरग्रीन टॉपिक्स हैं। अब वहां पे टॉपिक दे दिया गया आपको, मान लीजिए इफ टॉपिक है जीडी का, या आपको जीडी का टॉपिक दे दिया रेड वर्सेस ग्रीन है। मॉडरेटर ने बोला यू हैव 2 minutes टू कलेक्ट योर थॉट्स एंड आफ्टर 2 minutes वी विल स्टार्ट दिस डिस्कशन। देयर आर 10 people सिटिंग इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप एंड दे आर सपोज टू टॉक अबाउट रेड वर्सेस ग्रीन। अब आप सोच रहे यार ये क्या टॉपिक दे दिया, हम तो कुछ और तैयार करके आए थे। तो खैर उस लेवल के लिए इसीलिए तो कोचिंग की जरूरत होती है कि स्टूडेंट को जो चाहिए वो बताओ। वो तो बेचारा मासूम है, उसको क्या पता किस चीज का क्या वेटेज है, कहां क्या चाहिए। अब मान लो वहां पर जैसे अभी रवि कहते सर ग्रामर की भी तो इंपॉर्टेंस है, जैसे लग रहा था मैंने इंपॉर्टेंस बताया नहीं था।
पहली क्लास शायद रवि की मिस हो गई हो, देखा भी ना हो। आज फिर बताया हूं, कोई भी एक एरिया पंग होगा, क्योंकि ये बैंकिंग के बच्चों को या पेपर लिखने वालों को कई बार ये लोग ज्ञान देते हैं, अरे बैंकिंग में ग्रामर नहीं आती है तुमको अगर, तो भी कोई टेंशन नहीं है, वो तो सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से चलता है। अरे लल्लू लाल, एक सेंटेंस अभी लिखूं, पहचान नहीं पाओगे सब्जेक्ट वर्ब क्या है, नाउन एडजेक्टिव पहचान में नहीं आता, तो कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हो जाएगी तुम्हारी। एक लाइन तो बोल रहा हूं, समझ में आ रही है क्या? अभी एक लाइन देख करके हाँ और ना का जवाब पूछूंगा, वो भी नहीं निकलेगी। अभी अंग्रेजी का दर्शन ही नहीं हुआ है, जो अंग्रेजी रियल अंग्रेजी है, जो चेक होनी चाहिए। तो वो सबसे नीचे लेवल के जो एग्जाम्स है वहां की अंग्रेजी अलग है। जैसे मैथ्स में भी एग्जाम का लेवल के हिसाब से मैथ्स आती है ना, मैथ्स पूछी हर जगह जाती है, लेकिन जो आपके 10वीं लेवल के लिए जो एग्जाम है उसमें जो मैथ्स का लेवल होगा और जो सीजीएल का लेवल होगा और जो कैट का लेवल होगा, क्या उसी मैथ में फर्क नहीं होगा क्या? वही चीज यहां पे भी है, लेकिन होती है कई बार मासूमियत। खैर, इसीलिए आप यहां आते हैं कि वो मासूमियत दूर हो। तो ये मतलब है लैकोनिक का, कि जहां कम शब्दों में बहुत भारी बातें छुपी हुई हों। कबीर के उन दो दो लाइनों के दोहों में बहुत भारी बातें छुपी गई हैं, 30-30 मिनट का डिस्कशन किया जा सकता है। या गीता के उन श्लोकों में बहुत भारी बातें छुपी हैं उन दो लाइनों के अंदर, उस पर बहुत बात की जा सकती है कि वो बात किस प्लेन पे कही जा रही है। ग्लोबलाइजेशन दुनिया को बाद में समझ आया, हम एलपीजी बाद में बोलते हैं, संस्कृत में श्लोक पहले से है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये हम बहुत पहले कह चुके हैं, और उसी का परिणाम रहा कि 1000 साल पहले से सबको वेलकम करने लग गए हम, सब आके यहीं रहने लग गए, और सब आते हैं। सबसे सहिष्णुता वाला ये लैंड रहा है, सबको वेलकम किया इस जगह ने। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसी गणना लघु चेतस वाले लोग करते हैं, छोटे दिमाग वाले करते हैं। उदार चरिता नाम, तो उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा ही परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, यड़ संधि लग रही है वहां पे। तो ये तो हम बहुत पहले कह गए। ग्लोबलाइजेशन अब समझ में आया कि नहीं, देयर इज एन इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज। किसी देश को में कोई बेहतर है, कोई देश किसी चीज में बेहतर है, जरूरत हम सभी को है लगभग एक तरह की, तो आदान प्रदान होना चाहिए। ये दुनिया को हमें तो पहले से समझ है उस चीज की, लेकिन हम कॉलोनियल हैंगओवर में हैं। अंग्रेज ऐसा गुलाम बना के गए दिमागी रूप से कि हम नकारा हैं, नालायक हैं, जाहिल हैं, कमजोर हैं। वो बड़ी गहराई से घुसा हुआ है, और अंग्रेजी का ही बड़ा रोल है, इसका भी बड़ा वो होता है ना कि समथिंग इज अंग्रेजी, मतलब बहुत अच्छी होगी। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, बट फिर भी ये बात कह रहा हूं, ये भाषा है, बस उस तौर पे लीजिए, बहुत इसका बर्डन मत ले लीजिए। ये आपकी रेंज बढ़ाता है, समझ बढ़ाता है, बस। मातृभाषा पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ ये आपकी रेंज बढ़ाएगा। तो कोई दुश्मनी नहीं है, जितना सीख सकें बेहतर है। आइए साहब, तो टैसिटर्न की बात कर रहे थे। टैसिटर्न का मतलब क्या था? वन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशन। जैसे कई बार कोई सेल्समैन आपके घर पे आ जाए, हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन कॉन्वर्सेशन, और अब घर से बाहर तो निकालोगे नहीं है, उसको 2 मिनट 4 मिनट देना पड़ेगा आपको। तो आप कई बार बस बात करने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, उसके सामने गर्दन हिला रहे होते हैं या फोन देख रहे होते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो टैसिटर्न स्पीकर वही होता है ना, जो एक बातचीत की प्रक्रिया में तो है, लेकिन एक्चुअली बोलना तो छोड़ो, वो सुन भी नहीं रहा होता ढंग से। समवन इज नॉट इवन लिसनिंग टू दैट, जस्ट वो एक्टिंग कर रहा है लिसनिंग की। तो ऐसे स्पीकर को हम टैसिटर्न बोलते हैं। और रेटिसेंट होता है जो बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, रिजर्व नेचर का आदमी जो है, जिसको आपने सुना होगा, बड़े गंभीर स्वभाव का आदमी है, जो ज्यादा बातें नहीं करता। तो खास तौर से ये जो शब्द है थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं, वन हु डजंट ओपन अप फॉर हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स थॉट्स आपसे आसानी से शेयर नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि ये कम बोलता है। अब अगर एक रेटिसेंट आदमी किसी काम को कर रहा है, किसी ऑफिस में वर्किंग है, तो जहां तक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात है, द पर्सन इज एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, आराम से बातचीत करता है। बट व्हेन इट कम्स, जैसे होता है ना कि पर्सनल चीजें शेयर करना, तुम कैसा फील कर रहे हो, आप जब भी किसी से पहली बार मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब कुछ ओपन अप हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ना आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी। कई बार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ये कराया जाता है कि आइस ब्रेकिंग, जब आप किसी नई जगह पे जाएं, जैसे मैं भी अपने वर्कशॉप्स के अंदर जब जीडी और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता था ऑफलाइन डेज में, तो ये आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करता था मैं। अब एक क्लास में 70 बच्चे हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, इस वर्कशॉप में आ गए और उनकी टीम बना दी। टीम भी रैंडम तरीके से, 2 दोस्त क्लास में एक साथ बैठते हैं,
काउंटिंग करा दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑल द वंस खड़े हो जाओ। तो अब ऑल द वंस का मतलब क्या, ये पहले नंबर वाला वन है, फिर जो पांचवें नंबर पे बैठा था उन दोनों की एक टीम बनेगी। तो जाहिर तौर पे ये दोनों क्लोज दोस्त तो नहीं है, क्लोज दोस्त तो 1 और 2 वाले थे। तो क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने जाओगे या जीडी में रहोगे तो आपके दोस्त थोड़ी जो भी पढ़ रहे हैं या पड़ोसी और आपके कॉलेज फ्रेंड वो सेलेक्ट होंगे तब तो जाएंगे, और जरूरी भी नहीं कि एक ही सेंटर मिले। वहां तो आपको नए चेहरे मिलने हैं। बैंक में काम करने जाओगे, किसी और लोकेशन पर रहने वाले नॉर्थ को साउथ में जा सकते हो, साउथ के और नॉर्थ में पोस्टिंग मिल सकती, कहीं भी मिल सकती है। तो जो आदमी अनजान चेहरों के साथ अनकंफर्टेबल हो जाता है वो कैसे काम करेगा। तो ये एक्टिविटी कराता था मैं। ऑल द वंस ऑल द टूज की टीम बनाओ, उनको एक एक्टिविटी दो, 20-25 मिनट वो सोचें उसके बारे में, फिर उनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाता था। देन आई यूज्ड टू गिव ईच ऑफ देम कि भाई उनका फीडबैक, कौन किसमें क्या गड़बड़ थी। वो बहुत कुछ सीख के जाते थे उन 20 मिनट में, 25 मिनट में, एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ। उनसे रिफ्लेक्शन लिखवाता था, दैट व्हाट डिड यू लर्न आउट ऑफ दिस सेशन। ये 3 घंटे की वर्कशॉप थी, एक्टिविटी की, सब कुछ हुआ, क्या सीखा आपने। लास्ट का आधा घंटा उसके लिए होता था। तो इस तरीके से 3 घंटे की वर्कशॉप के बाद वो बंदा मेरी सेशन से बिल्कुल फ्रेश होकर निकलता था। उसको लगता था कि हाँ मेरे अंदर कुछ दम, आज मैंने दिखाया है, वो आज इंडिपेंडेंटली सोचा है मैंने। तो ये सब एक्टिविटीज आइस ब्रेकिंग जिसे कहा जाता है। तो ये आदमी थोड़ा सा आइस ब्रेक करने में टाइम लेता है, ये इसका मतलब रिजर्व नेचर का होता है, गंभीर स्वभाव का होता है। अब यहां से एक बड़ा प्यारा शब्द और निकलता है जो कई जगह पे आप देखते हैं, टैसिट। टैसिट अंडरस्टैंडिंग, टैसिट अग्रीमेंट, कई तरीकों से यह शब्द लग रहा होता है एडजेक्टिव के तौर पे। तो टैसिट अंडरस्टैंडिंग हो गया। कैसे यूज करते हैं इसको, यानी बिना बोले। जैसे मां ने आंख दिखाया छोटे से बच्चे को और बच्चे को यह पता लग जाए कि मेरी मां क्या चाहती है, तो वो क्या है, मां और बच्चे के बीच में एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। एक बड़ा प्यारा वाकया, आपने अगर वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस पढ़ी है तो उसमें भी है इस तरह का कि अगर किसी बॉस और उसकी सेक्रेटरी के बीच में अफेयर है तो देयर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम दैट इन ऑफिस आवर्स हम अपने प्यार वाले रिश्ते को लोगों के सामने नहीं दिखाएंगे। वी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी पीडीए, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, बिकॉज ये ऑफिस है। आपके पर्सनल इक्वेशन कैसे भी हो वो यहां न दिखाएं। तो बॉस और सेक्रेटरी के बीच में बिना बोले इतनी समझ दोनों को है कि हम दोनों के भलाई इसी चीज में है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर पनप रहा है पर्सनल तो उसको हम यहां पे न दिखाएं। या किसी इंटरव्यू में आप जाएं, पूरे दिन का प्रोसेस गुजरे वहां पे, जॉब के लिए आप जा रहे हो और लास्ट में एचआर की तरफ से ये कह दिया जाए कि वी विल लेट यू नो सर, मैडम, देन देर इज अ टैसिट अंडरस्टैंडिंग यू हैव दैट आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। सामने वाला मुंह पे तो बोलेगा नहीं कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, वो बोल देता है हम आपको बताएंगे जी। अरे भाई बताओ, अभी बताओ, जरूरत थी तभी तो बुलाए थे, तभी तो पूरे दिन का प्रोसेस गुजरा। लेकिन अब वो थोड़ा आउट ऑफ कर्टसी वो नहीं बोलते मुंह पे, लेकिन आपको जरूर समझ में आ जाता है कि मेरा सिलेक्शन यहां पे नहीं हुआ है। तो टैसिट का मतलब बिना बोले ही, क्योंकि वो भी देखो बोलता बिल्कुल नहीं है। इस तरह के शब्द आपके पास हैं। या जैसे अब हम बात करें, ये तो कम बोलने वाले थे, ज्यादा बोलने के लिए बड़े सारे शब्द हैं। या मैं कुछ और बहुत ही आसान से शब्दों में अगर आ जाऊं और आपको पूछना शुरू करूं जिसमें क्योंकि बहुत सारे एसएससी के स्टूडेंट हो भी सकते हैं, आपके लेवल के ये वर्ड हैं और मुझे लगता है कि ये आपको जरूर पता होंगे। एम्प्टी और वैकेंट में फर्क बताओ मुझे। ये है एसएससी लेवल, एम्प्टी वैकेंट। या अवेंज एंड रिवेंज, मासूम शब्द हैं, बताइए मुझे। दोनों का मतलब बदला लेना होता है, दोनों का मतलब खाली होता है। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज वर्ड्स। हाँ मधु, आई विल टॉक अबाउट दैट बुक एज वेल। और मेरे प्लान में ये भी है कि थोड़ा टाइम मुझे मिले दिन मैं अपने यूट्यूब में ही आपको एक बार करा दूं वो बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। हाँ जी, एनीवन। कल की क्लास जरूर देखिएगा, जो कल मैं संडे संवाद करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको बहुत सारा इनपुट मिलेगा वहां पे। इंग्लिश एक्सपो विद सत्येंद्र तिवारी, ठीक है। तो वहां पे यूट्यूब चैनल पे जाइए, संडे संवाद कल का बड़ा रेलेवेंट था और उसको जरूर देखिएगा बिकॉज आप सब एस्पिरेंट हैं। अब देखिए ये, हाँ मैंने वही बहुत बेसिक सा शब्द इसीलिए लिया है कि आपको थोड़ा ये बात पे समझ में आए। अगर मैं आपसे पूछूं ग्लास इज, अब मान लो बहुत मासूम सा ये क्वेश्चन है, ग्लास इज। अब यहां पे हम क्या फिल करने वाले हैं, एम्प्टी या वैकेंट, मुझे बताओ।
तो ग्लास इज के साथ आप एम्प्टी लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो एम्प्टी का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं खासतौर से 3D में, यानी कोई कंटेनर है, जैसे ग्लास हो गया, बकेट हो गया, पिक्चर हो गया, कुछ भी घड़ा हो गया, तो वो 3D में है ना। तो अगर वो खाली है तो वहां पे आप क्या लगाने वाले होते हो, एम्प्टी लगाने वाले होते हो। जबकि वेकेंट जो है वो 2D के लिए होता है, जैसे कहा जाए रूम इज वेकेंट, रूम इज वेकेंट। तो आपको ये समझ में आ गया कि भाई हाँ ठीक है, रूम इज वैकेंट। अब अवेंज किस तरीके से इस्तेमाल होता है? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अवेंज द उरी अटैक बाय डूइंग द सर्जिकल स्ट्राइक। सो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अवेंज द उरी अटैक। अवेंज का इस्तेमाल होता है जब आप किसी और के बिहाफ पे बदला लेते हैं, किसी और के लिए बदला लेते हैं। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला डायलॉग, तुम्हारा इसका बदला उसका बदला, तो वही वाली चीज है, दैट इज कॉल्ड अवेंज। अवेंज, अवेंजर मूवी सीरीज भी, जितने हमारे सुपर हीरोज हैं वो सब धरती बचाने ही आते हैं, उनकी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। बैटमैन गौतम शहर को बचाना है, सो दैट इज अवेंजर्स, अवेंज करना। और रिवेंज होता है खुद का बदला लेना, ठीक है। तो ये चीजें अब खरिए, तो मैंने बस फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ये बातें करी थी, बहुत ही बेसिक शब्द हैं, लेकिन वही बात कि हम बस हिंदी रट लें, उनके खाली होता है इसका मतलब बदला लेना होता है, तो ये डेंजरस है। इस लेवल पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अंग्रेजी में दो शब्द कभी सेम नहीं होता, वो सिमिलर होता है, उनमें फर्क जरूर होता है। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट का फर्क है हमारे पास, जिसकी अभी हमने एग्जाम्पल लिए थे, आपको याद होगा ना, ये भी एग्जाम्पल लिया था कि नहीं लिया था हमने, आई डोंट रिमेंबर। इतने बैचेस होते हैं ना, खुद भी नहीं याद होता कि अच्छा किस बैच में कौन सा एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल लिया था ना हमने, मैसेकर, जेनोसाइड और क्या था, कार्नेज। अब सभी का मतलब नरसंहार होता है, मास किलिंग होती है जहां लोग मारे जाएं, बट तीनों शब्दों में फर्क है। मैसेकर के लिए आपको बताया था दो शब्द याद रखिए, डेलिबरेट यानी जानबूझकर, और इनडिस्क्रिमिनेट यानी बिना भेदभाव के जहां हत्या की जाती है। और याद रखने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसको मैसेकर बोलोगे। डेलिबरेट एंड इनडिस्क्रिमिनेट, जो भी आया गोलियों के सामने भून दिया, कुछ नहीं देखना सोचना, दैट इज मैसेकर। जबकि वहीं पे जेनोसाइड, आज आई थिंक ट्रेलर रिलीज हुआ है ना कश्मीर फाइल्स की, ताशकंद फाइल्स के बाद एक और अच्छी फिल्म है अग्निहोत्री साहब की, तो वो फिल्म रिलीज हो रही है, और वो किसके ऊपर है, वो कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर है। तो हमने क्या बात की थी, एग्जाम्पल कोई भी रख लो, 1984 का रख लो या 1990 में वहां पे हुआ, हमारे देश के अपने एग्जाम्पल्स हैं ये, जहां एक कम्युनिटी को टारगेट करके मारा गया। और वहीं पे कार्नेज, कार्न रूट वर्ड था हमारा, कार्नल प्रेजर, कार्नैलिटी, ऑल, कार्निवल भी यहीं से आता है। देखिए कितनी प्यारी भाषा है ये मतलब एक तरफ आप कार्निवल की बात कर रहे हैं, कार्न का मतलब बॉडी या फ्लैश होता है, शरीर, शरीर की हत्या हो रही है कार्नेज में, और कार्निवल में बहुत सारी शरीर इकट्ठा है, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं वो। और वहीं पे आप जब कार्निवल की बात कर रहे हैं तो वही है, सेलिब्रेशन चल रहा है वहां पे। तो खैर कार्नेज क्या था, एक्सीडेंटल बताया था आपको, किसी एक्सीडेंट में भारी संख्या में लोगों की मौत हो जाए, या वॉर सिचुएशन में, युद्ध की लड़ाई में। तो ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है। या जैसे मैंने अभी आपसे बात करी थी कॉनोटेशन की, इन सबकी चर्चा फिर से एक बार होगी जब हम फिलर्स के क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, या क्लोज टेस्ट के यूसेज के ऊपर। तो ये हमारे टर्म्स हैं जो आपने ध्यान में रखने। कॉनोटेशन का मतलब होता है एटीट्यूड, यानी शब्द का एटीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड ऑफ वर्ड। इन आधारों पे आप समानार्थी शब्दों को अलग कर सकते हो। जैसे अभी मैंने बात की कि अब आपके पास वर्ड आ जाए मलाइका, मलाइका इज अ स्वेल्ट ब्यूटी, ठीक है ना। स्वेल्ट भी पतला होता है, बट मलाइका अरोरा डेफिनेटली वो बीमार तो नहीं लगती ना। तो समवन हु इज फिजिकली थिन बट स्टिल वेरी अट्रैक्टिव फिजिकली इज कॉल्ड स्वेल्ट। जबकि वहीं पे अगर आप किसी को ये कह दो कि शी इज स्किनी, शी इज स्किनी, तो स्किनी का मतलब ही पतला होना होता है, लेकिन कोई इतना पतला हो जाए कि आपकी आंखों को चुभने लग जाए, लगने लग जाए कि बहुत ही बीमार, जीर्ण शीर्ण, कडावरस, देयर इज अ वेरी गुड वर्ड अभी दिमाग में आ गया पापा, कडावरस, एकदम मरणासन, मौत ही हो जाए, इतना दुबला सूख चुका है वो आदमी, पैलिड, पेल। सो वो भी पतला है, बट उसका अब टोन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉनोटेशन। ये नेगेटिव है जबकि ये पॉजिटिव है, पतले के लिए ही है ये, ठीक है ना। तो अब वहीं पे आप किसी को कहो ही इज फैट, या और वहीं पे आपको बोलो शी इज अ वोलप्चुअस ब्यूटी,
तो वॉलप्चुअस ब्यूटी का क्या मतलब, जैसे जो आपकी साउथ इंडियन हीरोइंस हैं, वॉलप्चुअस बॉडी टाइप, तो यानी पतला नहीं, दुबला सूखा सूखा नहीं, एक फीमेल बॉडी जैसी होनी चाहिए और उस तरह की। तो दैट इज, अब उसका सेंस क्या है? अब वहीं वॉलप्चुअस का सेंस बॉडी टाइप के लिए तो हो ही जाता है कि नहीं, शरीर जो है वो भरी भरी सी है, मोटा नहीं है बट अट्रैक्टिव है। और वहीं पे वॉलप्चुअस फ्रूट भी इस्तेमाल हो सकता है कि कोई फल जो बहुत अच्छे से पका हुआ है, वॉलप्चुअस वहां पे भी यूज हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लैंग्वेज, जो कि आप आने वाले दिनों में मेरे साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो कॉनोटेशन है, कॉन्टेक्स्ट है, डिग्री की भी फर्क पड़ जाता है। जब भी जैसे हम बात कर रहे थे क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज किसी इंसान को कमरे में बुला के भी कर सकते हो, ठीक है आप, लेकिन उसी को अगर पब्लिकली कंडेम कर रहे हो तो वहां सेंश्योर आ जाता है। और फिर वहां पे घोर आलोचना करते हो तो वो रिप्रोचेबल ऑफेंस हो जाता है। किसी को रिप्रोच करना, घोर आलोचना करना, यानी तीनों के तीनों शब्द आलोचना के लिए हैं, बट इनकी डिग्री बढ़ रही है। आपको देखना है कि आप किस डिग्री के लिए शब्द यूज कर रहे हैं, माइल्डर डिग्री के लिए, हायर डिग्री के लिए। सिर्फ हिंदी अर्थ रट के या ये रट के कि क्रिटिसाइज के ये सब सिनोनिम है ना, इसमें बत्ती तो पहले गुल है और गुल हो जाएगी। तो तरीका पूरी तरीके से बदल देना है। अभी आज ग्रामर की इति हो गई, समाप्ति हुई, फाउंडेशन की थोड़ी सी, जहां पे हमने बात यूसेस को लेकर के भी थोड़ी कर ली है, और वोकैब को याद कैसे रखना है उनके सारों की भी बात कर ली है। इन्हीं पे हम आगे और बिल्डअप करेंगे। मिट्टी भुरभुरी हो चुकी है, आपकी समझ में भी आ गया कि हम क्या करते हैं और हमें क्या करना चाहिए, और उस करने से हमें फायदा कैसे होगा पेपर में। ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। अब कल से शुरुआत होगी हमारे ग्रामर के पोर्शन की, कि ग्रामर में हमारे क्या चैलेंजेस हैं, या जब आप इतनी ग्रामर पढ़ चुके हैं, डेफिनेटली ऐसा था नहीं कि पहली बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आए होगे, हो भी सकता है पहली बार भी आए हो। तो चाहे पहली बार आए हो या पहले से पढ़ चुके हो, आप अपने आप को टेस्ट करो कि आपका रियल चैलेंज, एक्चुअल चैलेंज है क्या। हर जगह मैं सबसे पहले बीमारी का पता करता हूं, उसके बाद ही खुराक देता हूं। तो जैसे यहां पे हमने बीमारी का पता किया, फिर खाने का तरीका सीखा, भी इसी आधार पर चलते चलते ये भी बेहतर होगा। फिर ग्रामर पे भी हम उस तरह से फाउंडेशन बेहतर करेंगे। एक सेंटेंस बनने तक की जितनी प्रक्रियाएं हैं उनको समझेंगे, उनको मास्टर करेंगे, और फिर तब हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। वही मैंने कहा ना, इन दोनों पिलर को थोड़ा थोड़ा तैयार कर देना है, तब हम टॉपिक के ऊपर जाएंगे। क्योंकि टॉपिक कोई भी हो, सेंटेंसेस तो वहां मिलेंगे ही, वो क्या मिलेगी मिलेगी, तो इनसे आपको थोड़ा आसानी रहेगी लैंग्वेज को समझने में। चलिए, आपके साथ जो वीओडी मिला वहां अलग पैटर्न था पढ़ाई का, यहां अलग है। हर बैच में मैं चेंज कर देता हूं, दैट इज माई कॉल। कोई बात नहीं, यूके मिश्रा जी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। भवदीस देखिए, ऐसे यहां पे इस क्लास में ऐसे पॉसिबल नहीं होता बच्चे, वो यूट्यूब सेशंस हो सकते हैं। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशंस चल रहे हैं, वहां पे इस समय चल रहा है, आई थिंक ग्रामर में ही बात चल रही है, एडजेक्टिव एडवर्ब की, तो वो सब आपको वहां मिलेगा। और आप खूब प्रैक्टिस करिए आराम से, रोज सोने से पहले 10 मिनट। भवदीश, जो आपने यहां पे कहा है ना कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन करना और कॉम्प्रिहेंशन का ज्ञान, ये दोनों बड़ी अलग चीज है। तो मैं तो तब क्वेश्चन कराऊंगा ना जब मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका, या किस तरीके से सही ऑप्शन पे पहुंचो, या टोन क्या होता है आरसी में, राइटिंग स्टाइल क्या होती है, जब ये सब करा दूंगा तब क्वेश्चन पे आते हैं। और भवदीश, आपके लिए एक और भी सलाह है भाई मेरे, कि देखो जब तक सारे चैप्टर्स का अप्रोच न सीख जाओ तब तक क्वेश्चन मत करिए। यहां पे तो मैं आपको हर जो चीज सिखाऊंगा, यहां तो क्वेश्चन कर ही रहे हैं हम। आप एक बार तैयार हो जाइए, उसके बाद क्वेश्चन करिए, नहीं तो आपका मोरल फिर होता है डाउन। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसी एक बच्ची थी, वो अब तो खैर 4 साल हो गया उसको काम करते हुए, और वो आई थी मेरठ से, 1 साल तक तैयारी की थी, ब्राइट लड़की थी वो, बट वही बात कि नहीं पता होता है अप्रोच, या छोटे शहरों में वो कोचिंग चली जा रही है, कई तरीके से गुरुजी आते हैं, नाम होता है ना, हाँ हाँ वहां चल रहे हैं, क्या पता क्या चल रहा है। बच्चे विश्वास पे जाते हैं, अब उनका 5 साल पुराना नोट है, वो आकर के खोलते हैं नोट और बांचना शुरू कर देते हैं। तो उस तरह की उसकी भी तैयारी थी। आई वो लड़की, और मतलब पहले अटेम्प्ट के अंदर उसने 3 एग्जाम क्लियर किए थे। मैं व्हाट्सएप मैसेजेस उसका दिखाता था, आप भी कहेंगे कभी दिखा दूंगा मैं। तो उसका ऐसा था कि पीओ में पता नहीं क्लर्क में सिलेक्शन हो गया था, ज्वाइनिंग थी, फिर पीओ में भी हो गया था 20 दिन के अंदर, मतलब 3 नौकरियों में क्लियर हुआ वो। लेकिन वो लड़की मेहनती थी, जो चीजें सिखाई जाती थी, पहले बस प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ। अरे भाई, तुमको अप्रोच पता नहीं कि पेपर में फंसाया कैसे जाता है, क्वेश्चन को करना कैसे है, तो 2 महीने लगा लो ढंग से। उसके बाद आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करो, कोई टेस्ट सीरीज लगानी लगाओ, आपका मोरल फिर बूस्ट होगा। नहीं तो आप अभी, हम यहां पे अभी तो देखो वोकैब का तो पोल खुला ही है हमारा, अभी कल से ग्रामर का भी पोल खुलेगा, ग्रामर कितनी आती है, तब हमें थोड़ा लगेगा कि हाँ चीजें सीखने की जरूरत है।
तो उसके बाद क्वेश्चन करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। फिर वही बात दोहरा रहा हूं, 3 ही प्रोसेस है सिलेक्शन लेने का। फंडामेंटल्स क्लियर करिए, बेसिक्स को समझिए पहले, उसका फिर एप्लीकेशन देखिए। यहां पहले बेसिक समझा वोकैब का, डेवलप कैसे होगा और चैलेंज क्या है एग्जाम के अंदर, आपको भी समझ आया। यही तो चैलेंज है, एक जैसे शब्दों को कैसे अलग करें समझ में नहीं आता, ये आदमी बता रहा है उन चीजों को कहां ध्यान देना है। तो फंडामेंटल्स क्लियर करो, एप्लीकेशन सीखो, और तीसरा काम होता है टेस्ट सीरीज वाली तैयारी करना कि भैया 50 क्वेश्चन लगाओ 25 मिनट में और देखो कितने तुम्हारे सही हो रहे हैं। तो वो आखिरी प्रक्रिया है, हमें काम जो है ऐसे उल्टा पलटा नहीं करना, प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, लेट्स कैच अप टुमारो। कल मिलते हैं और कल ग्रामर की शुरुआत करेंगे। जो भी दुख दर्द है आपका ग्रामर से संबंधित, कल उसकी पोल खुलेगी और अच्छे से चीजें समझ में आएंगे आपको। थैंक यू एवरीवन। कोई बात नहीं, वीओडी तो ऐसे ही दे दिया, उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी एज सच, टीम ने तो ऐसे ही दे दिया आपको, क्योंकि एग्जाम कोई रहता तो वीओडी की जरूरत थी। थैंक यू एवरीवन।